हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था किस प्रकार से जो आपका एकाधिकारी होता है वो किस प्रकार से कीमत विभेद करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार से किया जाता है, या जो उसके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कितने टाइप्स थे या कितने प्रकार का आपका जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके बाद हमने उसकी डिग्री देखी थी, भाई क्या क्या उसकी डिग्री थी। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। एक भेदमूलक एकाधिकार में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण अथवा संतुलन किस प्रकार से होता है। हम देखते हैं भी कोई भी आपका जो मोनोपोली होता है या एकाधिकारी होता है वो किस प्रकार से एक अधिकार के अंदर कीमत का और उत्पादन का निर्धारण से किस प्रकार से करता है या संतुलन किस प्रकार से होता है, ये हम देखेंगे। भाई जो एकाधिकारी द्वारा कीमत विभेद की नीति अपनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, कुल आय तथा लाभ में वृद्धि करना होता है। कोई भी जो एकाधिकारी है वो जो कीमत विभेद की नीति क्यों अपनाता है, वो अपनी आय में या अपने लाभ में क्या करना चाहता है, वो वृद्धि करना चाहता है। कीमत विभेद की स्थिति में कीमत निर्धारण के विश्लेषण को हम दो या दो से अधिक बाजार की दशाओं द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जो जिस प्रकार हम कीमत विभेद की नीति के अकॉर्डिंग जो कीमत निर्धारण किया जाता है उसको हम दो या दो से अधिक बाजार दशाओं के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ हम कीमत विभेद की एक ऐसी स्थिति का अध्ययन करेंगे जिसमें एकाधिकारी वस्तु को दो विभिन्न कीमतों पर बेचकर उपभोक्ता की बचत का कुछ भाग स्वयं प्राप्त कर लेता है। यानी कोई भी जो एकाधिकारी है वह जो एक ही वस्तु को दो विभिन्न कीमतों पर बेचकर जो कंज्यूमर जो सरप्लस होता है उसका कुछ भाग प्राप्त कर लेता है। और जो पीगू ने इसी को कहा तीसरी श्रेणी का कीमत विभेद कहा है। कीमत के द्वारा जो इस प्रकार का जो कीमत विभेद किया जाता है तो पीगू ने इसे तीसरी श्रेणी का विभेद कहा है, कीमत विभेद कहा है। प्रत्येक जो भेदमूलक एकाधिकारी अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए उत्पादन वहाँ तक करेगा जहाँ पर उसकी सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो जाती है। यानी कि कहाँ पर उसका जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है या कोई भी उसका उत्पादन है किसी वस्तु का, वो वहाँ तक करेगा जहाँ पर उसको क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर होगा, जहाँ पर जो उसकी MR है और MC है, सीमांत जो आय होती है सीमांत लागत के जब बराबर हो जाती है तो उसके जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाती है, तो वहीं तक क्या करेगा, वो अपना उत्पादन करेगा। एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सीमांत आय और सीमांत लागत की समानता वाली शर्त को प्रत्येक बाजार में अपनाता है। यानी कि वो प्रत्येक बाजार में क्या करता है, भाई जो उनकी समानता की सीमांत आय और सीमांत लागत की जो समानता की जो कंडीशन है, यानी कि इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन है या मैक्सिमम प्रॉफिट की ये कंडीशन है, भाई जो मार्जिनल रेवेन्यू हो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है वो सभी बाज़ारों के अंदर वो अपनाता है। तो इस प्रकार से जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम है मार्जिनल रेवेन्यू से, यानी कि आपकी कॉस्ट कम है, सीमांत लागत जो कम है और सीमांत आय ज़्यादा है, तो उत्पादन क्या करता रहेगा, वो जारी रहेगा। और अगर ये आपकी जो कॉस्ट है ये ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाती है और मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाता है तो उत्पादन वो बंद कर सकता है। इस प्रकार से एक मान्यता यह भी है कि एकाधिकारी अपने उत्पादन को दो विभिन्न बाजारों में बेचेगा जिनमें मांग की लोच भिन्न है। यानी कि कोई भी जो एकाधिकारी है वो अपने उत्पादन को दो विभिन्न बाजारों के अंदर बेचता है जिनमें अलग अलग क्या होती है, मांग की लोच होती है, भिन्न भिन्न है। भेदमूलक एकाधिकारी को तय करना पड़ता है, यानी कि कोई भी आपका जो भेदमूलक एकाधिकारी होता है उसको ये तय करना पड़ता है कि कुल उत्पादन कितना करना है, अलग अलग बाज़ारों में कितना उत्पादन बेचना है तथा उसे किस कीमत पर बेचना है जिससे उसे क्या मिले, अधिकतम लाभ प्राप्त हो। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, यानी कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है उसको पूरा करने के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। एक तो होती है दोनों बाज़ारों में समान सीमांत आय प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि दोनों बाज़ारों से जो भी सीमांत आय है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है ए बाज़ार की, ए मार्केट की, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है बी मार्केट की, दोनों की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों बाज़ारों से जो सीमांत आय है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से हम मान लेते हैं, मान लो कि यह शर्त पूरी नहीं होती, भाई जो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट ए और मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट बी, तो ये शर्त मान लेते हैं हम पूरी नहीं होती तो बाज़ार ए में बाज़ार बी की अपेक्षा MR क्या होगी, कम होगी। तो मान लेते हैं जो बाज़ार ए के अंदर बी की अपेक्षा जो MR है मार्जिनल जो रेवेन्यू वो कम है, तो एकाधिकारी के लिए लाभदायक होगा कि वह वस्तु की कुछ इकाइयाँ बाज़ार ए से हटाकर बाज़ार बी में बेचना स्टार्ट कर दें। यानी कि जब एक के अंदर जो रेवेन्यू, एक बाज़ार के अंदर रेवेन्यू कम हर दूसरे में ज़्यादा है तो उस वस्तु की कुछ इकाइयाँ बी बाज़ार के अंदर वो बेच सकता है, उसे जहाँ क्या है अधिक जो है
सीमांत आय प्राप्त हो सकेगी। यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों बाज़ारों में MR एक दूसरे के बराबर नहीं होते। यानी कि जो ये क्रिया थी भाई कम सीमांत आय वाले बाज़ार से वस्तु को निकाल कर ज़्यादा सीमांत आय वाले बाज़ार में बेचने की ये जो प्रक्रिया है ये कब तक चलती रहेगी, जब तक आपकी जो दोनों बाज़ारों की जो MR है, सीमांत जो आय है वो बराबर नहीं हो जाती। फिर जो नेक्स्ट इसके अंदर आता है दूसरी, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है, सीमांत लागत और औसत आय में समानता। दोनों के अंदर क्या होनी चाहिए भाई, जो सीमांत लागत सीमांत आय और दोनों के अंदर क्या होना, सीमांत लागत और सीमांत आय में समानता, दोनों में समानता होनी चाहिए। यानी कि दोनों बाज़ारों की जो औसत आय है वो किसके बराबर होनी चाहिए, आपकी MC के बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। संतुलन की दूसरी शर्त यह है कि प्रत्येक बाजार से प्राप्त सीमांत आय कुल उत्पादन की सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। यदि बाजार A में सीमांत आय MR1 तथा बाजार B में MR2 व्यक्त की जाए तो सीमांत लागत MC द्वारा व्यक्त की जाए तो इस संतुलन की दिशा को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। यानी कि ये जो आपकी MR1 है बाजार A की है, ये 2 की है, और जो आपकी क्या है ये सीमांत लागत है। इनकी जो कंडीशन होती है समानता की वो इस प्रकार से है, MR1 बराबर MR2 बराबर MC। तो अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू भी इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये आपका डायग्राम है, ये आपका मार्केट A है, मार्केट B है, और ये दोनों का क्या है, मार्केट A और B का डायग्राम है। तो O एक्सिस पर हम लेते हैं आपका आउटपुट, और OY पर प्राइस और रेवेन्यू लेते हैं। इसी प्रकार इसमें है, इसी प्रकार इसके अंदर है। तो जो हम देखते हैं जो मार्केट A के अंदर जो आपकी मांग की लोच है वो क्या है, कम है। AR1 और MR1 ये मार्केट A के आपके क्या है, औसत आय वक्र और सीमांत आय वक्र है। AR2 और MR2 ये आपके मार्केट B के औसत आय वक्र है और सीमांत आय वक्र है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें जो मार्केट A के अंदर जो आपकी मांग की लोच है वो क्या है, कम है। यहाँ पर आपकी मांग की लोच क्या है, ज़्यादा है थोड़ी सी। और ये इन दोनों का क्या है, दोनों का संतुलन बताया गया है, इक्विलिब्रियम बताया गया मार्केट A और B का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो कोई भी संतुलन की स्थिति को, जो आपकी इक्विलिब्रियम की जो स्थिति है उसको प्रकट किया गया है। हम मान लेते हैं कि बाज़ार के दोनों A और B में बांट दिया गया, दोनों बाज़ारों को हम A और B के अंदर बांट देते हैं। AR1 तथा AR2 वक्रों की ढाल स्पष्ट है कि बाज़ार A में मांग की लोच क्या है, कम है, और यहाँ पर आपकी ज़्यादा है। AR1 बाज़ार वक्र A तथा AR2 बाज़ार वक्र B के दोनों मांग वक्र भी हम इसको बोल सकते हैं। AR1 और जो AR2 है ये क्या है, दोनों मांग वक्र हैं। दोनों बाज़ारों की सामूहिक स्थिति को इसके अंदर हम मार्केट A और B के अंदर दिखाया गया है। स्पष्ट है कि एकाधिकारी का संतुलन E पॉइंट पर होगा, यानी कि इस पॉइंट पर जो एकाधिकारी का संतुलन होगा जहाँ पर आपकी जो है एग्रीगेटेड जो सीमांत आय है वक्र सीमांत लागत वक्र के बराबर है। यानी कि दोनों जो आपकी ये आपकी MC है और ये आपकी क्या है, MR है। MR और MC दोनों क्या होते हैं यहाँ पर बराबर हैं, तो इसलिए जो संतुलन होगा वो E पॉइंट पर संतुलन होगा। एकाधिकारी की कुल उत्पादन मात्रा OQ है, यानी कि जो टोटल उत्पादन मात्रा वो OQ है। इस उत्पादन को दो बाज़ारों में इस प्रकार बांटेगा, यानी कि कोई भी जो एकाधिकारी है ये OQ उत्पादन है वो दो बाज़ारों में इस प्रकार से बांटेगा कि प्रत्येक बाज़ार में सीमांत आय MR के समान हो जाए। यानी कि सीमांत जो आय होती है वो सीमांत, यानी कि दोनों जो प्रत्येक बाज़ारों की दोनों की जो सीमांत आय है MR के समान हो जाए, मार्जिनल रेवेन्यू के समान हो जाए। यदि एक बाज़ार में उसकी सीमांत आय कम है और दूसरे बाज़ार में अधिक है तो ऐसी दशा में कम सीमांत आय वाले बाज़ार से उत्पादन को अधिक सीमांत आय वाले बाज़ार में स्थानांतरण करना लाभदायक होगा। यानी कि दोनों के इस प्रकार से वो बांटेगा इन दोनों के अंदर, भाई दोनों की जो सीमांत आय है वो क्या हो जाए, A की भी और B की भी दोनों की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर दोनों की वो बराबर नहीं है तो जिसमें कम है उसमें से गुड्स को वस्तु को निकाल कर वो ज़्यादा सीमांत आय वाले बाज़ार में बेच सकता है। और ये ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों की जो सीमांत आय वो बराबर नहीं हो जाती। तो इस प्रकार से उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। इस सीमांत आय को प्राप्त करने के लिए एक अधिकारी ए में, यानी कि जो भी सीमांत आय होती है इसको प्राप्त करने के लिए जो एक अधिकारी होता है बाजार A के अंदर ओ ए मात्रा तथा B के अंदर OB मात्रा बेचेगा। वह बाजार A में वस्तु की OP1 कीमत पर कम मात्रा
तथा बी के अंदर ओपी कीमत पर ओबी कम कीमत पर ओपी अधिक मात्रा क्या करेगा, बेचेगा। और जो कुल टोटल जो आपका ओ ए प्लस ओ बी, तो आपका ओ क्यू को आपका टोटल उत्पादन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों सभी के सभी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो स्पष्ट है कि कुल सीमांत लागत कुल सीमांत आय के बराबर होती है। जो आपकी टोटल मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके बराबर होती है, आपकी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल जो कॉस्ट होती है वो आपकी एमआर और एमसी के क्या होती है, बराबर होती है। दोनों बाज़ारों में जो आपकी एमआर होती है उसके बराबर आपकी क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है। कुल सीमांत लागत कुल सीमांत आय के बराबर है। दोनों बाज़ारों की सीमांत आय बराबर है। दोनों बाज़ारों की सीमांत आय कुल सीमांत आय के बराबर है। तो इस प्रकार से जो भी कंडीशन थी वो सारी की सारी यहाँ पर आपकी लागू हो जाती है। आगे इसके अंदर आपका एक छोटा सा टॉपिक और है, अगर इसमें एक आता है राशि पतन या डंपिंग। राशि पतन कीमत विभेद का एक विशेष रूप है। राशि पतन से अभिप्राय है कि विदेशी बाज़ारों में वस्तु को घरेलू बाज़ार की तुलना में सस्ती बेचना, यानी कि जो आपकी वस्तु की जो कीमत होती है वो विदेशी बाज़ारों में तो क्या होती है, कम होती है, और घरेलू बाज़ार के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस अवस्था में एक अधिकारी के लिए दो प्रकार के बाज़ार होते हैं। एक घरेलू बाज़ार जहाँ पर उसका पूर्ण अधिकार होता है, और दूसरा विदेशी बाज़ार जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। इसलिए एक एकाधिकारी घरेलू बाज़ार में वस्तु की अधिक कीमत ले सकता है, परंतु विदेशी बाज़ार में उसे अपेक्षाकृत कम कीमत लेनी पड़ती है। राशि पतन जो कई देशों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है, जैसे विदेशी बाज़ार में अपने प्रतियोगियों को समाप्त करने के लिए, बढ़ते प्रतिफल का नियम का लाभ उठाने के लिए, विदेशी बाज़ार में अपनी वस्तुओं की मांग प्राप्त करने के लिए, वस्तु के अत्यधिक स्टॉक से छुटकारा पाने के लिए, मांग के लोच में विभिन्नता से लाभ उठाने के लिए। तो इस प्रकार से जो आपका राशि पतन है वो कई कारणों से वो क्या है, किया जा सकता है। आगे हम इसी के अंदर आपका जो नेक्स्ट है वो आपकी इसके अंदर आता है मीजर्स ऑफ मोनोपोली पावर, एकाधिकारी शक्ति का माप। एकाधिकारी शक्ति का माप जिस प्रकार से हम देखते हैं, वो कोई भी जब मार्केट के अंदर जो एकाधिकारी होता है उसकी पावर हो जाती है भाई, वो किस अपनी गुड्स जो भी उसने प्रोडक्शन किया है उसकी कीमत का वो क्या कर सकता है, स्वयं निर्धारण कर सकता है, या उत्पादन को भी वो स्वयं क्या है, निर्धारित कर सकता है भाई कितना उत्पादन करना है। तो जो इसलिए मार्केट के अंदर उसकी क्या हो जाती है, एक प्रकार से एकाधिकारी शक्ति पैदा हो जाती है। तो वो देखते हैं जो एकाधिकारी पावर होती है या जो मोनोपोली पावर होती है वो क्या होती है। कोई भी जो एकाधिकारी होता है अपने उत्पादन की मात्रा तथा उसकी कीमत निर्धारित कर सकता है। हमने देखा हुआ जो आपका एकाधिकारी होता है वो जो भी उत्पादन करता है उसकी उत्पादन की मात्रा और कीमत का वो क्या कर सकता है, निर्धारण कर सकता है। परंतु सभी एकाधिकारी अपने उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन की कीमत को समान रूप से प्रभावित नहीं कर सकते। यानी कि कोई हम मानते लेते हैं वह कर सकते हैं, लेकिन सभी जो जितने भी एकाधिकारी होते हैं वो उत्पादन की मात्रा और कीमत को समान रूप से प्रभावित नहीं कर सकते। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। तो एकाधिकारी द्वारा उत्पादन की मात्रा तथा कीमत को प्रभावित करने की शक्ति को ही एकाधिकारी शक्ति कहते हैं। यानी कि जो भी एकाधिकारी द्वारा उत्पादन की मात्रा तथा कीमत को प्रभावित करने की शक्ति को ही एकाधिकारी शक्ति कहते हैं। यानी कि जो उसके अंदर उत्पादन की मात्रा को और कीमत को जो प्रभावित करने की जो पावर होती है एकाधिकारी के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, एकाधिकारी शक्ति कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो आपकी एकाधिकारी शक्ति होती है या जो इसे प्रभावित करने की जो शक्ति होती है कई बातों पर निर्भर करती है। एकाधिकारी शक्ति को मापने के संबंध में अर्थशास्त्री ने विभिन्न विधियों का प्रतिपादन किया है। हम यहाँ जो एकाधिकारी की दो मुख्य रूप से जो दो जो अर्थशास्त्री ने बताई है, इनके दो शक्तियाँ हैं, दो विधियाँ बताई है एकाधिकारी की शक्ति को मापने की। सबसे पहले लर्नर द्वारा एकाधिकारी शक्ति का माप। लर्नर ने एकाधिकारी शक्ति को मापने का जो सूत्र है वो इस प्रकार से बताया, आपका मोनोपोली पावर प्राइस माइनस जो आपकी मार्जिनल
कॉस्ट है डिवाइडेड बाय प्राइस। पी यहाँ पर आपकी क्या प्राइस है, MC सीमांत लागत है, और पी यहाँ पर प्राइस। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, इसका एक प्रकार इसका फॉर्मूला है। कीमत तथा सीमांत लागत का अंतर जितना अधिक होता है, इनके प्राइस का और MC का दोनों का अंतर जितना अधिक होगा, एकाधिकारी शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन की स्थिति में कीमत तथा सीमांत लागत बराबर होती हैं। इनके जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम देखते हैं भाई, जब संतुलन इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है वहाँ पर MR, AR और MC क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कीमत तथा सीमांत लागत का अंतर यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जहाँ परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपकी MC है, प्राइस का जो डिफरेंट है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन मोनोपोली पावर के अंदर हम देखते हैं बस 0 से अधिक होती है। जो मोनोपोली पावर होती है वो क्या होती है, 0 से अधिक होती है। एकाधिकार की स्थिति में संतुलन की अवस्था में कीमत सीमांत आय तथा सीमांत लागत से अधिक हो सकती है। इनके जो कीमत होती है वो सीमांत आय तथा सीमांत लागत से अधिक होती है, इसलिए जो आपकी शक्ति होती है वो 0 से अधिक होती है। किसी एकाधिकारी द्वारा निर्धारित कीमत वस्तु की सीमांत लागत जितनी अधिक होगी, एकाधिकारी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। यानी कि जितनी वस्तु की लागत से कीमत अधिक होगी, उसकी एकाधिकारी शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं भी, जैसे मान लेते हैं मैं जो प्राइस है वो 4 है, मार्जिनल कॉस्ट 2 है। प्राइस 4 है, मार्जिनल कॉस्ट 2 है, तो जो मोनोपोली पावर है वो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 4 1/2 है। आगे हम यह भी देख चुके हैं भी कि किसी वस्तु की एकाधिकारी द्वारा निर्धारित कीमत पर उसकी मांग की लोच का भी प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं की मांग कम लोचदार है, एकाधिकारी उनकी कीमत अधिक निर्धारित करता है, इसलिए उनके संबंध में एकाधिकारी शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। जिन वस्तुओं की मांग की लोच क्या है, अधिक होती है, कम होती है, जो कम लोचदार वस्तुएं होती हैं उनकी जो कीमत होती है वो एकाधिकारी के द्वारा ज़्यादा निर्धारित की जाती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की मांग की अधिक लोचदार होती है, मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, तो एकाधिकारी उनकी कीमत कम निर्धारित करता है, इसलिए उसके संबंध में एकाधिकारी शक्ति भी क्या होती है, कम होती है। अतः एकाधिकारी शक्ति और मांग की लोच में विपरीत संबंध होता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मोनोपोली पावर प्राइस माइनस MC डिवाइडेड बाय प्राइस। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, AR माइनस MC और AR का मतलब यहाँ पर प्राइस ही है। संतुलन की इक्विलिब्रियम की स्थिति में आपकी MC और MR क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हो आप, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद आगे आपका आता है, इसके अंदर हम प्रोफेसर बोनेज द्वारा एकाधिकारी शक्ति का माप किस प्रकार से लगाया जाता है। तो जो आपके प्रोफेसर बोनेज थे, प्रोफेसर बोनेज के अनुसार एकाधिकारी शक्ति को कीमत तथा औसत लागत के अंतर द्वारा मापा जाता है। जो एकाधिकारी शक्ति होती है उसको कीमत और जो औसत लागत में जो अंतर पाया जाता है उसके द्वारा मापा जाता है। हम जानते हैं कि कीमत तथा औसत लागत के अंतर को असामान्य लाभ कहा जाता है। ये जब हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इसके अंदर पढ़ा था भाई, जो आपकी एवरेज और एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के अंदर जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, असामान्य लाभ कहते हैं। यह अंतर जितना अधिक अथवा असामान्य लाभ जितना अधिक होगा, एकाधिकारी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकाल की संतुलन की अवस्था में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, अर्थात सामान्य लाभ असामान्य लाभ शून्य होते हैं। इसलिए जो एकाधिकारी शक्ति होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम देखते हैं वो जो भी फर्में होती है उनको सामान्य लाभ मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर जो एकाधिकारी शक्ति होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। लेकिन अगर मोनोपोली की बात करें तो वहाँ पर एकाधिकारी में जो आपका एकाधिकारी फर्म होती है उसको क्या मिलते हैं, असामान्य लाभ मिलते हैं। तो दीर्घकाल में उस फर्म को असामान्य लाभ मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एकाधिकारी की जो शक्ति होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, शून्य से क्या होगी, ये अधिक होगी। एकाधिकारी शक्ति वास्तव में कितनी होगी, यह असामान्य लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। जितना असामान्य लाभ ज़्यादा होगा उतनी एकाधिकारी शक्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। एकाधिकारी शक्ति का कोई निश्चित माप नहीं है, इसका अनुमान कई तत्वों जैसे प्रतियोगिता की संभावना, मांग की लोच, प्रतिस्थापन की संभावना आदि पर क्या करता है, निर्भर कर सकता है। तो आगे अब ये आपका फर्स्ट यूनिट आपकी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। आगे इसके अंदर हम इसके अंदर आप अगर आपके उसके अंदर आ भी जाता है भाई, दोनों के अंदर मोनोपोली के अंदर और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों को आप लिख सकते हो, दोनों को पढ़ लेना भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है, मोनोपोली क्या थी, परफेक्ट कंपटीशन क्या था, हमने दोनों पढ़ लिए।
दोनों के अंदर अगर डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है, तो उसको आप क्या है कर सकते हो। आगे हम आपकी जो सेकंड यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। आगे इसमें आपका आता है ये तो सारे के सारे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर थे। आगे आते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में, आपका जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या ओलिगोपोली है।